करीब 61,000 करोड़ की लायबिलिटीज को पे करने के बाद देर सही एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने का काम किया गया 2022 में। पिछले एक साल में टाटा ग्रुप ने न्यूमरस चेंजेस किए हैं एयर इंडिया में, जिससे उनकी टाइमिंग्स और सर्विसेज बहुत इंप्रूव हुई है। बट हमने ये नहीं सोचा था कि टाटा ग्रुप पूरे एविएशन सेक्टर को कैप्चर करने का ही प्लान कर रही है, क्योंकि एयर इंडिया ने 540 एयरक्राफ्ट का एक मेगा ऑर्डर प्लेस किया है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लीट ऑर्डर है। इसके बाद फ्लीट साइज के मामले में एयर इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एयरलाइन बन जाएगी एंड ऑब्वियसली इंडिया की लार्जेस्ट। लेकिन क्या सिर्फ एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने से कुछ होगा? नहीं, क्योंकि एविएशन सेक्टर बहुत ब्रूटल है। यहाँ मैक्सिमम कंपनीज लॉसेस में ही ऑपरेट कर रही है और हमने बहुत सी कंपनीज को बैंकरप्ट होते हुए देखा है। तो क्वेश्चन ये है कि टाटा ग्रुप ऐसा क्या करेगी कि वो इंडिया के लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो के मार्केट को कैप्चर करके इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन बने। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। टाटा के स्ट्रेटजीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एयर इंडिया के फेल होने के पीछे के मेन रीजंस क्या थे, और इसके लिए पहले हमें एयरलाइन के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। इसलिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली पार्ट, द बिजनेस मॉडल ऑफ एयरलाइंस। पैसेंजर सेगमेंट में 2 तरह की एयरलाइंस होती है, एक है फुल सर्विस कैरियर्स और एक है लो कॉस्ट कैरियर्स। फुल सर्विस कैरियर्स का बेसिक मतलब ये है कि एक फ्लाइट जिसमें आपके टिकट में ही इन फ्लाइट मील्स, स्नैक्स, ड्रिंक्स, एंटरटेनमेंट, वेरियस प्रीमियम सर्विसेज इंक्लूडेड होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये टिकट्स महंगी भी होती है, और ज्यादातर फुल सर्विस कैरियर्स लॉन्ग रूट्स पर ही चलते हैं। इसके अपोजिट लो कॉस्ट कैरियर्स का मेन मोटिव होता है आपको चीपेस्ट फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करना, जिसमें फ्लाइट में बैठने के अलावा सिर्फ 1 कप पानी इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा हर सर्विस के लिए आपको पे करना होता है। इसी से आपको इनके रेवेन्यू मॉडल के बारे में समझ आ ही गया होगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एयर इंडिया के अलावा इंडिया में एक भी फुल सर्विस कैरियर बची ही नहीं है। जेट एयरवेज और किंगफिशर थी जो बैंकरप्ट हो गई। बाकी इंडिगो, एयर एशिया, विस्तारा, गो फर्स्ट सारे के सारे लो कॉस्ट कैरियर्स है। लेकिन इस केस स्टडी के लिए रेवेन्यू मॉडल से ज्यादा जरूरी है एक्सपेंस स्ट्रक्चर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एयरलाइन को प्रॉफिटेबली चलाने के लिए क्या जरूरी है? ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बेचना या कम से कम एक्सपेंसेस में काम करना? अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही लग रहा है तो आप गलत है, क्योंकि एक एयरलाइन को प्रॉफिटेबली चलाने के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी कितनी भी रेवेन्यू हो, हर एक फ्लाइट को आप फुल करके ही उड़ाएं, आप लॉस में ही रहेंगे अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है। लेकिन इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, और इसके पहले हम एक एयरलाइन के बेसिक एक्सपेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, सिर्फ एयरलाइन में नहीं, हर बिजनेस में। वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस। नॉर्मल बिजनेस में फिक्स एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंस से कम होती है, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट चार्जेस एक्सेट्रा। लेकिन एयरलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं है। एक एयरलाइन की अप्रॉक्स 55% एक्सपेंस फिक्स्ड होती है, जिसे चाह कर भी कम नहीं किया जा सकता। चाहे आपकी फ्लाइट में 200 में से 50 सीट ही ऑक्यूपाइड हो, आपकी फ्यूल कॉस्ट तो सेम ही लगेगी। आपको अपने एयरक्राफ्ट के लीज या रेंट को पे करना ही है, और एयरपोर्ट चार्जेस भी बराबर लगेंगे। दूसरी है वेरिएबल एक्सपेंस, और यहीं पर सारा खेल होता है। देखिए, कोई भी एयरलाइन अपने फिक्स्ड एक्सपेंस को तो कम नहीं कर सकती है, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस को तो एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। इसमें आते हैं सैलरीज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ऑपरेशनल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में, एक एयरलाइन जो अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाती है, वही प्रॉफिटेबल हो पाती है। और ये बात कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि किसी भी कॉस्ट कटिंग के कारण आपकी सर्विसेज और आपकी सेफ्टी पर असर पड़ सकता है। क्योंकि इस सेगमेंट में कंपटीशन प्राइसेस की है, तो सर्विसेज और सेफ्टी को एट पार रखते हुए प्राइसेस को कम रखना पड़ता है, और इसके कारण एयरलाइंस लॉसेस में रहती है। बट ये केस हर एयरलाइन के साथ नहीं है। इसलिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि एयर इंडिया के फेलियर के पीछे स्पेसिफिकली क्या रीजंस थे, और ये मैं आपको एयर इंडिया और इंडिगो के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करके समझाऊंगा, और हर एक एक्सपेंस के पीछे इंडिगो की क्या स्ट्रेटजी रही है ये भी समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में एयर इंडिया और इंडिगो की रेवेन्यूज बिल्कुल सेम थी, 23.9 करोड़, जहां दोनों के फ्यूल एक्सपेंसेस भी करीब करीब सेम है। जैसा कि मैंने कहा था, इसे कम नहीं किया जा सकता। लेकिन एयर इंडिया के फेल होने के पीछे के रीजंस आपको यहाँ दिख जाएंगे,
और पहली रीजन है डेट। एयर इंडिया के बैलेंस शीट पर हमें टोटल लायबिलिटीज दिख रही है करीब 70,000 करोड़ की, वहीं इंडिगो की लायबिलिटीज है ओनली 14,000 करोड़। और इसका असर हमें दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस पर, जहां एयर इंडिया हर साल 4500 करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट ही कर रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया अपने सारे एयरक्राफ्ट ओन करती है, जबकि बाकी एयरलाइन कंपनीज लीज पर लेती है एयरक्राफ्ट। 2004 में एयर इंडिया ने 70,000 करोड़ की 111 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करी थी और इसकी पेमेंट की गई थी डेट से। इंडिगो सिर्फ 430 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट करती है, जबकि इनके पास एयर इंडिया से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ इंडिगो यूज करती है एक स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं सेल्स एंड लीज बैक मॉडल। इंडिगो ने जब 2005 में अपने इंसेप्शन से पहले ही 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया था, तब सबको लगा था कि ये मूव इनके लिए बहुत डिजास्टर्स साबित होगा। बट एक्चुअल में उन्होंने एयरक्राफ्ट को खरीद कर कुछ लीजिंग कंपनीज को प्रॉफिट ऐड करके सेल कर दिया और उन एयरक्राफ्ट को उनसे ही 5 से 6 साल के लीज पर ले लिया। यहाँ इंडिगो को 2 फायदे हुए। पहली तो ये कि उनका कोई कैपिटल नहीं लगा जिस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़े, और साथ में एयरक्राफ्ट के सेल पर उन्हें प्रॉफिट भी हुआ। दूसरी है मेंटेनेंस एक्सपेंस। एक एयरक्राफ्ट के इनिशियल 5 to 6 इयर्स में ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगती है। 5 से 6 साल के बाद उस एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी हो जाती है लीजिंग कंपनी की। लेकिन आप यहाँ ये पूछ सकते हैं कि क्या लीजिंग कंपनी बेवकूफ है कि वो इंडिगो से एयरक्राफ्ट लेगी, वो डायरेक्ट एयरबस से क्यों नहीं लेगी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिगो को हैवी डिस्काउंट पर एयरक्राफ्ट मिले बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड बल्क ऑर्डर। और अगर लीजिंग कंपनी एयरबस को बल्क ऑर्डर प्लेस करके एयरक्राफ्ट ले भी लेगी तो लीजिंग कंपनी से इंडिगो क्यों लेगी लीज पर? उन्हें तो सेल पर प्रॉफिट भी कमाना है। दूसरी बिग चंक ऑफ एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जिसमें सैलरीज, पेंशन वगैरह आती है। एयर इंडिया और इंडिगो की सैलरी एक्सपेंस में सिर्फ 500 करोड़ की डिफरेंस दिख रही है, बट ऐसा नहीं है। एयर इंडिया की फ्लीट साइज थी 140 और इंडिगो की उस टाइम पर फ्लीट साइज थी 220। फिर भी एयर इंडिया की सैलरी एक्सपेंस इंडिगो से ज्यादा है और इसके पीछे का रीजन है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट। जहां इंडिगो ऑपरेट करती है 104 एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट के साथ, वहीं एयर इंडिया के लिए ये नंबर है 221। चलिए बात ये भी है कि एयर इंडिया एक फुल सर्विस कैरियर है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे लुफ्थांसा से, जहां ये नंबर है 127। मतलब एयर इंडिया में जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज थे और ऐसा अक्सर देखा जाता है गवर्नमेंट कंपनीज में। कुछ और मैट्रिक्स देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ज्यादा है क्योंकि एयर इंडिया में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की कमी थी। एफिशिएंसी के बारे में एयर इंडिया के लोगों को कुछ नहीं पता था। डेप्रिसिएशन ज्यादा है क्योंकि खुद एयरक्राफ्ट को ओन करते हैं। इन सारे रीजंस के कारण जहां इंडिगो ने 2200 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट की, वहीं एयर इंडिया ने 5300 करोड़ की लॉसेस। और इन टोटल एयर इंडिया 70,000 करोड़ की लॉसेस दे चुकी थी टैक्स पेयर्स मनी से। और क्योंकि एयर इंडिया हर साल हैवी लॉसेस में थी, तो इनके सर्विस स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे थे। हर वक्त ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स होते रहती थी, कॉस्ट कटिंग हो रही थी और कंप्लेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन इंडिगो के सक्सेस के पीछे एक और रीजन है, जो है फ्लीट कंपोजिशन। इसका मतलब है आप कितने मॉडल्स के एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। जितने ज्यादा मॉडल्स उतने ही ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हर मॉडल के लिए आपको अलग अलग टीम चाहिए रिपेयर्स के लिए। पायलट और स्टाफ को हर मॉडल के लिए अलग अलग ट्रेन भी करना होगा और इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि हर मॉडल के लिए आपको पार्ट्स अलग अलग रखने होंगे। इसलिए इंडिगो सिर्फ एयरबस A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट को यूज करती है और यही रीजन है कि इंडिगो की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतनी कम है। लेकिन ये स्ट्रेटजी एयर इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एयर इंडिया एक फुल सर्विस एयरलाइन है और क्योंकि फुल सर्विस एयरलाइन लॉन्ग रूट्स पर चलती है तो उन्हें हर रूट के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट को यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो आज इंडिगो भी लॉसेस में है और इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है फ्यूल एक्सपेंस। पिछले कुछ सालों में एविएशन फ्यूल की प्राइसेस बहुत वोलेटाइल रही है और इसके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत सी टैक्सेस भी है और ये एयरलाइन इंडस्ट्री को और भी ब्रूटल बनाता है। अब हमने एयरलाइन के बिजनेस मॉडल और एयर इंडिया के फेल होने के पीछे के रीजंस को समझ लिया है। इसलिए अब हम चलते हैं एपिसोड के लास्ट पार्ट में, हाउ विल टाटा कैप्चर द एविएशन मार्केट। देखिए, अगर टाटा को इंडिया के एविएशन मार्केट को कैप्चर करना है तो उन्हें लो कॉस्ट कैरियर बनना होगा क्योंकि इंडिया में ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस रूट है जहां लोग अफोर्डेबिलिटी देखते हैं। इसके लिए टाटा अपने लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया के लो कॉस्ट सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मर्ज करने वाली है और साथ में मर्ज कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने 210 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है। क्योंकि एयर एशिया के पास पहले से 35 A320 एयरक्राफ्ट है तो यहाँ टाटा सेम इंडिगो की स्ट्रेटजी को यूज कर रही है
जितने कम मॉडल्स उतने ही कम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और टाटा भी सेल्स एंड लीज बैक मॉडल ही यूज करने वाली है, जिससे उनके ऊपर डेट का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन टाटा ने अपने एक्सपेंशन प्लान विहान एआई में बताया था कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी 30% मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें अपने फुल सर्विस एयरलाइन को एक्सपैंड करना होगा और वो विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज करने वाले हैं। देखिए, फुल सर्विस एयरलाइन में दो तरह के रूट्स होते हैं। एक तो है ओवरनाइट या फिर लॉन्ग हॉल रूट्स जैसे इंडिया टू यूएसए, और दूसरी है मिड हॉल रूट्स जैसे इंडिया टू मिडिल ईस्ट। इन दोनों रूट्स के लिए एयर इंडिया ने स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। जैसे मिड हॉल रूट्स के लिए 240 बोइंग 737 मैक्स नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट और लॉन्ग हॉल रूट्स के लिए 70 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स। क्या आपने ये कभी सोचा कि इंडिया की कोई एयरलाइन पूरे वर्ल्ड में फेमस क्यों नहीं है? जैसे एमिरेट्स, कतार एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस वर्ल्ड फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लो कॉस्ट कैरियर्स है और ये सारी एयरलाइंस ज्यादातर इंडिया के डोमेस्टिक रूट्स पर ही चलती है। इंडिया के एयरलाइंस इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल रूट्स में सिर्फ 2% मार्केट शेयर होल्ड करती है। लेकिन टाटा के तरफ से एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि टाटा एयर इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने वाली है और वो एतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस जैसी कंपनी से डायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे। लेकिन ये सारे प्लान्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब एयर इंडिया के पास एक एफिशिएंट मैनेजमेंट टीम होगी। और यहाँ टाटा के पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। टाटा सन्स के वाइस प्रेसिडेंट निपुण अग्रवाल को एयर इंडिया का चीफ कमर्शियल ऑफिसर बनाया गया है और टाटा स्टील और टीसीएस के बहुत से लीडर्स को भी एयर इंडिया में रिक्रूट किया गया है। साथ में एयर इंडिया का सीईओ बनाया गया है कैम्पबेल विल्सन को, जो पहले सीईओ रह चुके हैं सिंगापुर एयरलाइंस में। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लो कॉस्ट सेगमेंट में टाटा इंडिगो के राह पर चलने वाली है। टाटा ग्रुप टीसीएस के एक्सपर्टीज को यूज करेगी अपने ऑपरेशंस को क्लोजली ट्रैक और मैनेज करने के लिए, जिससे वो कम से कम टर्न अराउंड टाइम अचीव कर पाएंगे। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है एक फ्लाइट को अनलोड करने से डिपार्चर के लिए तैयार करने तक का रिक्वायर्ड टाइम। टुडे इंडिगो हैज द लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम ऑफ ओनली 25 मिनट्स और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक लो कॉस्ट कैरियर के लिए। इन सारे प्लान्स को देखकर तो यही लगता है कि टाटा अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर बहुत सीरियस है और अब हमें इंडिया से एक ग्लोबल वर्ल्ड क्लास एयरलाइन देखने को मिल सकता है। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन और अब तो ये टाइम ही बताएगा कि हु विल बी द लार्जेस्ट एयरलाइन इन इंडिया। आपको क्या लगता है, क्या एयर इंडिया इतने बड़े बड़े प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएगी सक्सेसफुली? आप हमें बताइए कमेंट्स में। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिज शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।